जय हिंद एवन। दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, अब जब से आप जाग जाएं तब से चलने लगेगी तैयारी अच्छी तरीके से। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो अब मैं तो हूँ ही आपके साथ। बस करना क्या है, 500 रुपये पे करने हैं, मेरा स्टडी मटेरियल को बोरो करना है और मेरे साथ आपके साथ रहेंगे हम हमेशा। अब वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर आपका अभी तक एक चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, ओनली वन चैप्टर इन ईयर, अगर आपने इस पूरे साल में सिर्फ एक चैप्टर अभी तक कर रखा है, उसके बावजूद आई गारंटी कि आई विल मेक यू अ टॉपर। ठीक है, बस करना ही होगा कि सिर्फ मेरे संजीवनी बूटी से काम नहीं चलेगा, आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत दुगनी तिगुनी करनी पड़ेगी। बस साथ मैं ज़रूर दूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। ठीक है, तो इसी शुभ बातों के साथ शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उससे पहले मैं ज़रा बता दूं कि मैं हम लोग इसमें कितना चैप्टर पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम लोग का हो चुका है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक बार डिटेल एनालिसिस कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा मैं इसको बाद में बताऊंगा ही, लेकिन पहले एक बार देख लिया जाए। देखिए, मेरा टारगेट है कि इन दिसंबर आने वाले इस नवंबर में हम लोग पूरा के पूरा मैथ और साइंस खत्म कर लें। इन दिसंबर वी विल डीलिंग विथ एसएसटी एज वेल एज संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो भी है उसको खत्म करेंगे। एंड इन जनवरी हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज सैम्पल पेपर। ठीक है, चलिए, मैथ में जो आपका पढ़ा चुका है मैंने, मेरे द्वारा जो पढ़ा दिया गया है, रियल नंबर खत्म हो चुका है, पोलिनोमियल खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, मैग्नेटिज्म हो चुका है, कार्बोनेट कंपाउंड हो चुका है, आवर इन्वायरमेंट हो चुका है, और नॉन मेटल एंड मेटल हो जाएगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि फुल कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। फुल कोर्स में, और फुल कोर्स की बात करें मतलब पूरा के पूरा, ये तो वन शॉट का बात कर रहे थे अभी। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा पढ़ा रखा है, हार्ड एंड डिस्टेंस भी पूरा पढ़ा के रखा है, कंस्ट्रक्शन शायद नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, लाइट पढ़ा के रखा है, ह्यूमन आई पढ़ा के रखा है। तो ये दो चार चैप्टर और करीब करीब मैंने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन ये जो है टोटल 20 चैप्टर, आई थिंक बिफोर छठ पूजा, यानी क्या है, बिफोर छठ पूजा हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश क्या करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 4 चैप्टर हो गया, 1 2 3 4, इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आज ला के 6 हो जाएगा। कल हम लोग लाइट कर लेंगे, परसों हम लोग ह्यूमन आई कर लेंगे। मेरे कहने का मकसद ये रहेगा, तात्पर्य ये रहेगा कि बिफोर छठ पूजा हम लोग फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स का आधा, यानी तीनों का ये पूरा और इसका 10 चैप्टर, यानी करीब करीब 2/3, कितना, 2/3 हम लोग इसका ख़त्म कर चुके होंगे। यानी कि 2/3 खत्म कर चुके होंगे लोग मैथ का, फिजिक्स पूरा, केमिस्ट्री पूरा, और बायो हो जो होगा, बायो का हमने और इन्वायरमेंट खत्म कर रखा है। एक चैप्टर और जोड़ लीजिए, इसमें हम लोग हो सकता है कि हम लोग 11 चैप्टर यानी कि हेरिडिटी भी कर लें, बिकॉज हेरिडिटी ईजी है, उसको हम लोग निपटा भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर लेंगे लाइव प्रोसेस और रिप्रोडक्शन। आपको बता दूं कि लाइव प्रोसेस मैंने पूरा के पूरा पढ़ा भी रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसका जो एक लास्ट टॉपिक बचेगा वो रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ा के आपका PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि टोटल साइंस खत्म हो जाएगा। और इधर PCM जो है उसका 2/3 जो है खत्म हो जाएगा बिफोर छठ पूजा। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर जैसा कि नाम आपने जाना होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो वही बात लिखा हुआ कि इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। आपने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कितने भी एलिमेंट हैं उनको मेटल या नॉन मेटल उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से बताया गया है। अगर आपने 9th में पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह दिखता है, आपको अगर याद हो तो। पीरियोडिक टेबल का आकार इस प्रकार है, जहाँ पे ये इलाका जो है, दिस इलाका इज़ फॉर नॉन मेटल एंड बाकी जो इलाका है वो फॉर मेटल। और यहीं कहीं इसी दौर में, इसी बीच में कहीं एक आते हैं नॉन मेटल, जिसका जो कि है बोले शिवजी असुर सब तेरे, असुर सब तेरे, TR, यानी बोले शिवजी असुर सब तेरे। ये सब क्या है, हमारे मेटलवाइड्स हैं, यानी कि जिनमें मेटल और मेटलवाइड दोनों की प्रॉपर्टी, सॉरी जिनमें मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटलवाइड। ठीक है, चलिए,
तो हम लोग बात करना है इस बार हम लोग को मेटल नॉन मेटल के बारे में, और आपको नहीं पता प्योरिटी टेबल के बारे में तो कोई बात नहीं, हम लोग प्योरिटी टेबल तो पढ़ने ही वाले हैं जस्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बताते हैं, देखिए द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेना, ठीक है। अगर आप उनका प्रॉपर्टी बता दें, अच्छा हाँ इसे मान लीजिए ग्रुप क्यों किया था, इसे मान लीजिए कोई क्लास में टीचर ग्रुप किए होंगे, बदमाश बच्चा, अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, शैतान बच्चा, तो उसमें सबसे ऊपर किसका नाम होगा, आपका होगा। ओ आप बदमाश नहीं है, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब बदमाश नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरारती तो होना ही चाहिए, बिकॉज बच्चे का लक्षण फिर नहीं रहता, फिर आपको बूढ़े बूढ़े लोग कहेंगे वो आप में कोई लक्षण नहीं है बदमाशी करने का, करो यार, सबका समय होता है, कर लो जो करना है अभी, ठीक है। बिकॉज 10th के बाद जो प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे वो तो समझ ही रहे हो, अभी जो पड़ रहा है समझ भी रहे हो। चलिए दोस्त, तो मेटल में आप पहले कुछ एग्जांपल बताइए, आप मेटल क्या जानते हैं, मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक, ये सब क्या है। अरे यार बोलिए ना, सब क्या है, मेटल है रे, समझ ला कि नहीं समझ ला, ठीक है। चलिए आगे चलिए, हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो है दोस्त फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी मेटल, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं मेटल के लिए, मेटल के लिए एक और बात क्या है कि दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, ऐसा एलिमेंट जो कि पॉजिटिव आयन बनाता हो उनको बोलते हैं हम लोग मेटल, क्या बोलते हैं उनको, मेटल बोलते हैं। और पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और आप देंगे, देने वाले हैं तो आप पॉजिटिव होंगे, और आप लेने वाले हैं तो आप निगेटिव होंगे। समझ में आया क्या, यही बात है। तो इस तरह का अगर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप मेरा स्टडी मटेरियल को बोरो कर सकते हैं। फिलहाल प्रमोशन बहुत हो गया, चलते हैं चैप्टर पे। देखिए मेटल इन देयर प्योर स्टेट, मेटल जब प्योर स्टेट में होता है, हैव अ शाइनी सरफेस, जिनका सरफेस होता है काफ़ी चिकना होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर, ठीक है। मेटालिक लस्टर क्या होता है कि उनका सरफेस काफ़ी ब्राइट चमकता हुआ दिखाई, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इससे क्या होता है मोस्ट शाइनिएस्ट सरफेस होता है इनका, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखा, हम लोग लिस्ट करते जाएंगे। पहला देखा हमने, पहला प्रॉपर्टी देखा वो था हमारा मेटालिक लस्टर, क्या था, मेटालिक लस्टर। को आपसे पूछेगा व्हाट इज मेटालिक लस्टर, तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ ब्राइट शाइनी सरफेस एंड दिस इज नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर। जब मेटल अपने प्योर स्टेट में होता है तो उसका एक सरफेस जो होता है काफ़ी ब्राइट होता है, एंड दिस इज नोन एज मेटालिक लस्टर। किसको क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्या, कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट जरूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल जो होता है काफ़ी हार्ड होता है और उसका हार्डनेस जो होता है वैरी करता है एक मेटल से दूसरे मेटल, यानी कि हो सकता है कोई मेटल काफ़ी पतला भी हो, काफ़ी हल्का भी हो, काफ़ी भारी नहीं हो उतना, यानी उतना हार्ड नहीं हो, मजबूत नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि काफ़ी मजबूत भी हो सकते हैं, समझ गए। तो पहला क्या देखे हार्डनेस, सॉरी पहला क्या देखे मेटल लस्टर, दूसरा क्या देखे हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें, देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड, जो बहुत सारे मेटल है ना वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। बट द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, बता दिया आपको। लेकिन जैसे कुछ अल्कली मेटल के नाम बताते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप चाकू से काट सकते हैं। बताइए भाई, अब बता रहा है कि सारा जो मेटल है ना वो हार्ड होता है, अब हम लोग तो जानते हैं ना मेटल हार्ड होता है भाई, छू के देखिए लोहा कितना हार्ड होता है। अब ऐसा ही मेटल आता है जो जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं भाई, तो कौन सा मेटल हुआ भाई, वो होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम, जो अल्कली मेटल को उनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दो पॉइंट समझ में आया, पहला क्या था मेटल लस्टर, दूसरा क्या था हार्डनेस। तीसरा बात करते हैं कि मेटल कैन बी बीटन इनटू अ सीट, मेटल जो है उनको पतला पतला चादरा में, जो कि आप जानते हैं ट्रंक वगैरह बनता है, गोदरेज वगैरह, उसका जो लगा रहता है, जो सीट रहता है, क्या होता है एक बीटन मेटल रहता है ना, दिस प्रॉपर्टी नोन एज मेलिएबिलिटी, उनको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो पहला क्या पढ़े हम लोग लस्टर, वो क्या होता है कि जब प्योर स्टेट में मेटल आता है तो उसका साइन चमकता है, इसलिए बोलते हैं उसको लस्टर, ठीक है, लस्टरियस होता है मेटल। दूसरा क्या पढ़ा, मेटल हार्ड होता है जनरली एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तीसरा क्या पढ़ा, मेटल जो होता है मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल मतलब क्या हुआ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बिटन इनटू अ थिन शीट। इस प्रॉपर्टी से मेटल को पतला पतला चदरा में इसको बीट किया जा सकता है, पीट पीट के, इसको बोलते हैं हम लोग मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड और सिल्वर जो होता है
सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। ठीक है, चलिए अगला बात क्या है, द एबिलिटी टू मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर कॉल्ड डक्टिलिटी। और मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कोई पतला पतला तार में बन जाए उसको बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। यानी कि आप देखे होंगे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, उसका क्या होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। समझ गए, चलिए तो बता दें आपको, एक बात जरूर बता देते हैं अभी यहीं पे कि गोल्ड जो है द मोस्ट डक्टाइल मेटल है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला वायर उसका बनाया जा सकता है। इसी कारण से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उसका लिया गया था थिन सीट, बिकॉज वो काफ़ी पतला तरीके से उसको काफ़ी पतला पतला उसका सीट बनाया जा सकता था। समझ गए, चलिए अब जिनको नहीं पता रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है वो जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में एक चैनल का एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है एक ग्रुप जिसका नाम है लवर्स ऑफ केमिस्ट्री, फॉर केमिस्ट्री लवर्स। उसमें देखिएगा एक रदरफोर्ड मॉडल का नाम का एक 2-4 मिनट का वीडियो आएगा, उसको जरूर आप देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है डर, तो आप उस पूरा 29 वीडियो को देख सकते हैं। पूरा 29 वीडियो देखने में आपको समय लगेगा, वो समय होगा 1.5 घंटा करीब करीब, एंड 2 घंटे में करीब करीब आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। क्या आप उन मेटल का नाम बता सकते हैं जिससे कि खाना बनाया सकता है। यस सर बता सकते हैं, कॉपर मेटल, इससे बता सकते हैं एल्युमिनियम मेटल, उनसे खाना बनाया, उन पर खाया बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों होता है, बिकॉज 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 मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी बर्तन को चढ़ाए आग पे और आग से जलने से बर्तन ही गल गया, ऐसा नहीं होता है। मेटल का होता है, इनका मेलेबिलिटी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, और कंडक्टर होते हैं काफ़ी अच्छा खासा, इसलिए क्या होता है ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है और खाना जल्दी पका देता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। आपको बता दें अगर सिल्वर का चांदी का बर्तन हो तो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है कंडक्ट करता है, एंड कॉपर। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है। और यही बात बता दें सिल्वर का अगर वायर हो तो खैर बात ही मत पूछिए। अगर गोल्ड और सिल्वर का वायर लगा दिया जाए घर में, नो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट जल्दी नहीं होगा, बिकॉज तार तो गलेगा ही नहीं। समझ गए, चलिए लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन मेटल में कुछ एग्जांपल है जैसे कि लीड और मरकरी जो कि काफ़ी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। समझ गए, चलिए तो हमने क्या क्या बात किया, हमने बात की मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, लस्चर, हीट का कंडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन का। क्वेश्चन दिया हुआ वहीं पे कि डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस यस, मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वायर डेट कैन कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी लगा होता है हमारे वायर में, जो कि आप देखते हैं प्लास्टिक का कवरिंग लगा रहता है, जो कि एक रबर मटेरियल होता है जिससे हमें झटका नहीं लगता है। देन वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वायर कंटेन करेंट। ठीक है, अब बताइए कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। क्या होता है जब एक मेटल जो है किसी हार्ड सरफेस टकराता है। अरे आवाज़ निकलती है यार। डू दे प्रोड्यूस साउंड, यस यस दे प्रोड्यूस साउंड। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज सेड टू बी सोनोरस। देखिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ाया था आप समझ गए, यानी एनसीईआरटी के लाइन लाइन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि बाकी बुक में अलग अलग करके दिया जाता है। यानी ये सब प्रॉपर्टी बता दिया मेटल का कि मेटल जो होता है मेलिएबल होता है, मेटल जो होता है डक्टाइल होता है, मेटल जो होता है लस्टरियस होता है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, मेटल जो होता है हीट कंडक्टर होता है, मेटल जो होता है आपका क्या होता है सोनोडोस होता है, यानी कि जो कि आवाज़ निकलता है, घंटी जो बजाते हैं ना वो सोनोडोस होता है। यानी ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल का आवाज़ सुनाई दे, ठीक है, किसी सरफेस पर टकराने पर आवाज़ निकाले, इसको बोलते हैं सोनोरोबस। क्या बोलते हैं, सोनोरोबस। ठीक है, चलिए जैसे कि मेटल जो होता है ना जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ मरकरी को छोड़ के बाकी करीब करीब सब सॉलिड होते हैं, बिकॉज मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। ठीक है, इसको हम बात करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, सारा प्रॉपर्टी समझ गए। चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात करेंगे यार, नॉन मेटल तो नॉन मेटल है। चलिए बात कर ही लेते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाता है। जैसे ग्लास देखिए, ग्लास का होता है ऊपर से भी टूट जाएगा, लेकिन सुने हैं क्या कि लोहा का रॉड फेंक क्या नीचे आकर टुकड़ा टुकड़ा में बच गया, ऐसा होता है क्या। तो क्या होता है, मेटल जो होता है मेलिएबल होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है ब्रिटल होता है, नहीं टूट जाता है। मेटल जो होता है लस्टरियस होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है नॉन लस्टरियस होता है। लेकिन 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 एग्जाम्पल में देखिए तो डायमंड, ओ माई गॉड, ऐसा नॉन मेटल जो कि मेटल से भी ज़्यादा चमकता है, तो कैसे बोलिए कि लस्टरियस नहीं है। जनरली लस्टरियस नहीं है, लेकिन डायमंड जो होता है
आयोडीन जो होता है, ये सब क्या होता है, इसमें लस्टर होता है, आयोडीन ब्लू चमकता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, जनरली सॉफ्ट, ठीक है। ओनली डायमंड ओनली डायमंड एंड व्हाट ओनली डायमंड एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नो सब्सटेंस। देखिए जितना भी नॉन मेटल होता है ना, कड़वी कड़वी क्या होता है, कड़वी कड़वी सॉफ्ट होता है, लेकिन एक डायमंड ही ऐसा है जो कि क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस इवर होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस इवर, क्या होता है, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सबस्टांस इवर होता है। समझ गए? ओके, तो हम लोग कहाँ थे, नॉन मेटल के बारे में बात कर लिए कि नॉन मेटल क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन दे आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कम्पेयर टू मेटल। नॉन मेटल क्या है, बहुत कम है मेटल के मुताबिक, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। जो नॉन मेटल होता है ना, जनरली क्या होता है, सॉलिड या गैस होता है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के जो कि ब्रोमीन है, जो कि क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, आपने एक वर्ड एक कभी सुना होगा कि ब्रोमीन वाटर, सुना होगा क्या, ब्रोमीन वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्रोमीन क्या होता है, जनरली लिक्विड होता है। बाकी सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, या तो सॉलिड या फिर गैसेज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अरे भाई समझ गए, मरकरी को छोड़ करके बाकी सभी मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला बात क्या है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो होता है काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम जिसका बहुत मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। देखिए ये जो चार टॉपिक है ना, वो चार में से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होता है, बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर देखिए गैलियम और सीजियम को अगर हम लोग तरत्ती पर रखेंगे ना, तरत्ती यानी हथेली पर रखेंगे, तब भी वो पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी लस्टरियस है। कार्बन का एक नॉन मेटल है जो कि हर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ईच फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रॉप। जैसे डायमंड क्या है, इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे हार्ड माना जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, लेकिन क्या उसका क्या है, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बताइए नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन नॉन मेटल में कार्बन ग्रेफाइट ऐसा है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अल्कली मेटल में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि इतना सॉफ्ट है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, तो दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ गया कि नहीं? तो ये क्या था, डिफरेंस था मेटल और नॉन मेटल के, कुछ एक्सेप्शंस थे इसमें। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूसेज एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं। तो ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू अ बेसिक ऑक्साइड। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड देते हैं जब वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड भी देते हैं। अब भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब उनका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में उनको लोग का पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। उससे पहले अगर इसका अच्छा खासा पीडीएफ चाहिए आपको, इसका अमेजिंग नोट्स चाहिए और इसका वीवीआई टाइप का क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल, आपको बहुत छोटी सी रकम देनी है, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री। सब चीज़ को फ्री नहीं किया जा सकता है, इट्स अ टाइम ऑफ मनी, ये पैसों का दौर है अभी। सो व्हाट कैन आई डू इज दैट यू हैव टू स्पेंड लेस टू गेन मोर एंड मोर बाई फ्रॉम माई साइड। मैं इतना कर सकता हूँ कि वो खर्च कम करना पड़े और मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करवा पाऊँ अपने थ्रू द्वारा, ठीक है। अब एक बात आती है कि वाई माई स्टडी मटेरियल, बिकॉज मेरे जो स्टडी मटेरियल है मैंने खुद तैयार करा है और मैं जानता हूँ कि बच्चों को क्या परेशानी होती है, किस समय उस समय के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्या रिएक्शन एक जगह लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या सभी पॉइंट को एक जगह लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या ये प्रॉपर्टी जो बताया था सारा प्रॉपर्टी एक जगह लिखा रहे तो अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या सभी प्रॉपर्टी का सारा एक्सेप्शन एक जगह लिखा रहे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सभी आपको चाहिए। तो यू जस्ट हैव टू पे वेरी लिटिल, बिकॉज ये स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है, तो किस तरह से एग्जाम में रटना है, समझना है, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी एक आगे पढ़िएगा तो एक आएगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें कैसा ट्रिक लगाना है, ट्रिक बोले तो कैसे उसको याद रखना है, उसका एक अपना सा ट्रिक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं,
उसको मैं अपने खुद से बनाया है, ठीक है। वाई वी नीड अ स्टडी मटेरियल, कि हमें एक स्टडी मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज फॉर बेटर मार्क्स इन बोर्ड यू नीड नॉट टू डू अ पीएचडी इन सब्जेक्ट। आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए कोई पीएचडी नहीं करना है, किताब के चक्कर में पढ़ते नहीं रहना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए बहुत है। उसके अलावा आप नोट्स मेरा देख सकते हैं, कहीं कभी देखिए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भरोसा है तो आप मेरा देख सकते हैं, बिकॉज मेरा नोट्स है वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग प्लस 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 आप जैसा लेवल का प्रिपरेशन अभी आपका होगा उस तरह से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, उस तरह से आपको गेन करवाऊंगा। मान लीजिए अगर आपका जो तैयारी अभी 0% है, मैं उम्मीद करूंगा कि पहले 33% पे आइए ताकि पासिंग लेवल आ जाइए, फिर 60% पे आइए ताकि फर्स्ट करने पे आ जाइए, फिर 80% पे आइए, तब जाके अब क्या हो जाएगा आपका सिलेबस का जो है तो क्या हो जाएगा, आप आ जाइएगा किसमें, डिस्टिंक्शन मार्क्स में। उसके बाद हम लोग टॉप करने की बात करेंगे ना यार, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, और बुक कंटेन अ लॉट, बुक में जो होता है बहुत सारा कुछ लिखा होता है जो कि आपका बोर्ड नहीं पूछता है। बोर्ड बहुत कम कुछ पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछती हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें कौन बताता है, आपका स्टडी मटेरियल बताता है कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाहर की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिकॉज अभी छठ पूजा का दौर है, गाना तो बजेंगे ही, और आप गाना सुनने में रह गए तो आपका बैंड बजाना तय है, समझ लीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो हाउ मच यू हैव टू पे, अब बात आती है कि अब कितने पैसे खर्च करने हैं। तो मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, नहीं मैंने आपके साथ कोई व्यापार करना है, तो यू जस्ट हैव टू पे अ वेरी लिटिल अमाउंट एंड दैट इज़ 500 रुपी फॉर माई फुल सपोर्ट। इस 500 रुपये में सबसे बड़ी बात वो होती है कि अभी आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मार्गदर्शन बोले तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे उसमें लगे रहते हैं जो कि नहीं आएगा एग्जाम में, और छोड़ देते हैं वो जो कि आएगा आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या नहीं छोड़ना है और क्या छोड़ना है वो बेहतरीन तरीके से मैं जानता हूँ, और इस तरह से मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। बिकॉज मेरे नज़र में ये है कि हर एक अच्छा पढ़ने वाला कभी अच्छा पढ़ाने वाला नहीं बनता है, हर एक अच्छा पढ़ने वाला उतना अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होता है। मुझे पता है कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है, सो आप मेरे से जुड़ करके अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आप ये 500 रुपये खर्च करते हैं, समय नज़दीक है दोस्त, एग्जाम का समय नज़दीक है, जितना दिन आप वेट करवाइएगा, वेट करिएगा, आपका उतना दिन खत्म होते जाएगा। आज अगर आप पैसे देते हैं तो आज से आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। मैं आपसे बात करूंगा, पूछूंगा कि भाई तेरे मैथ में कितना कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है तो पहले वो कर, पहले तो ये चैप्टर कर, फिर वो कर, फिर वो कर, कैसे कर, कहाँ से कर, मैं बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी में कौन सा करना है मैं बताऊंगा, क्या छोड़ना है मैं बताऊंगा, क्या करना है मैं बताऊंगा। इस तरह से मैं करूंगा। और आप जो बच्चे, मेरा 10 बच्चे जो लिए चुके हैं मेरे स्टडी मटेरियल, उनको पता है अच्छी तरीके से कि कैसे मैं उन पर कई निगरानी रखता हूँ, कैसे उनको सपोर्ट करता हूँ, कैसे 12 into 7 आवर उनको सपोर्ट मिलता है मेरी तरफ से, कैसे सुबह सुबह सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया जाता है, कैसे सुबह सुबह उनका अटेंडेंस मार्क किया जाता है, कैसे उनसे पूछा जाता है बार बार कि भाई तेरा ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई हेल्प चाहिए क्या, कोई डाउट है क्या, पूछिएगा उनसे जो लिए हुए उनसे मेरे से, ठीक है। और आप नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, आप एक बार लेके देखिए तो सही, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे, पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चैप्टर वाइज लिए, चैप्टर वाइज बोले तो सॉरी सब्जेक्ट वाइज लिए हैं, बोले मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले एसएसटी लिए, कुछ ऐसे हैं जो पहले साइंस लिए, लेकिन टोटल 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा 500 रुपये उसी समय पे कर दिए थे। उनको मैंने जिस तरीके से बताया है, क्या होता है एक शेड्यूल बना कर दिया है कि जिस तरीके से आपको पढ़ना है, कि अभी से क्या पढ़ना है, दिवाली के बाद क्या पढ़ना है, कुछ मस्ती भी करना है, उसमें खेल कूद भी करना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो डिटेल में बताया गया है उनको, ठीक है। सो आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है आपको, इसमें जो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, हर चैप्टर का समरी, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद 2 बार रिवीजन एज वेल एज 12 into 7 डाउट सॉल्विंग आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी टीचर जो आपको होंगे आपको 1500 पेपर नहीं करवाएंगे और नहीं खरीदने को बोलेंगे। अगर आप खरीदने को बोलते भी हैं तो ना उनके पास टाइम है, बिकॉज आप 150 बच्चे बैच में बैठते हैं, उनको समय नहीं है कि आपको 1500 पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करवा के दें। लेकिन आई गारंटी कि अगर आप ये मेरा कोर्स लेते हैं तो आई विल सॉल्व 15 समय पेपर विथ यू एंड यू ओनली, ओके, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं इस 15 समय पेपर का। जो बच्चे मेरा स्टडी मटेरियल लेंगे उनको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ उनके, उसके साथ क्या मिलेगा, सबसे बड़ा बात कि उनको एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ साथ परफेक्ट स्ट्रेटजी वाला एक नोट्स मिलेगा उनके प्रिपरेशन के तहत। यानी कि कोई बच्चे ऐसे होंगे अभी जिनका 17 चैप्टर कम्प्लीट होगा सब चीज़ में, ठीक है, जिनका 70% सब सिलेबस कम्प्लीट हो चुका होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका 0% होगा। तो मैं उन 0 को भी उस तरह से बताऊंगा कि वो कैसे बनेंगे, और 70 वाले को कैसे बताऊंगा कि वो 100 पे कैसे जा सकेंगे, ठीक है। सो पे करने के लिए यू कैन
ऐड योर पेटीएम नंबर मेरा जो है वो है 7903218465 एंड यू कैन ऑल्सो डू अ फोन पे एंड गूगल पे दैट इज 7488654738। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जो पे करने हैं वो फुल के लिए पे करने नहीं, सब कुछ चाहिए आपको तो फुल पे करने आपको 500 रुपी। उसके अलावा आपको सिर्फ मैथ चाहिए, यू हैव टू पे 200 रुपी। आपको सिर्फ साइंस चाहिए, यू हैव टू पे 200 रुपी। एंड आपको सिर्फ एसएसटी चाहिए, यू हैव टू पे 300 रुपी। नवंबर के बाद ये 500 हो जाएगा 1000 रुपीज़, दिसंबर के बाद हो जाएगा ये 1500 रुपया, और जनवरी आते आते हो जाएगा 2000 रुपया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको उस समय समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टडी मटेरियल का। तो ही मैं बोल रहा हूँ बालक, ले ले अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, चलिए, तो हमने बात करा था अभी तक नॉन मेटल और मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनमें जो डिफरेंसेस आई थी उनके बारे में बात करा था। कुछ मेटल जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन वहीं जो है सोडियम पोटेशियम जो कि इतना इतना कमज़ोर होता है इसको हम लोग चक्कू से काट भी सकते हैं। भाई अब इतना मेटल हार्ड होता है, आपको लोहा के डंडा से मार दिया जाता है आप उठेंगे नहीं फिर, और वहीं एक ऐसा मेटल है जिसको आप चक्कू से काट सकते हैं। समझ रहे हैं ना कितना डिफरेंस है इसमें। चलिए, अब जो बात करना है हम लोग को करना है व्हाट हैपन व्हेन मेटल मेटल आर बर्नट इन एयर। जब मेटल जो है एयर में बर्न करता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन के प्रेस में जलाया जाता है मेटल को, फिर क्या होता है? देखिए, एक मेटल है मैग्नीशियम जो कि बर्न होता है एयर में विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। अब कभी लैब वगैरह करिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि मरकरी के रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो काफ़ी, जैसे आप जानते हैं फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी जलाते हैं जिस तरह का एक स्पार्कलिंग निकलता है, वाइट वाइट पीला पीला। आप आजकल तो ग्रीन वगैरह भी आ गया है, तो जिस तरह का कलर निकलता है उसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन द लेबोरेटरी तो एक काफ़ी वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है, काफ़ी वाइट कलर का एक फ्लेम निकलता है चारों तरफ, जो कि आप देख सकते हैं जब उसको जलाइएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यानी करीब करीब हर एक मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, करीब करीब हर एक मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वही आप देखते होंगे FeO2 जो कि आयरन, कभी कोई लोहा पे जंग लग जाता है, वो जंग क्यों लगता है? बिकॉज किसी लोहा के मटेरियल को या फिर किसी मेटल को हम लोग अगर छोड़ देंगे मॉइस्चर में, मॉइस्चर बोले तो, और हम लोग हवा में छोड़ देंगे, चूंकि हवा में नमी होता है, उस नमी के कारण उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, एंड दैट इज FeO2। फॉर आयरन इट इज FeO2, फॉर कॉपर इट इज CuO, फॉर मैग्नीशियम इट इज MgO, फॉर एल्युमिनियम इट इज Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। अच्छा, ये Al2O3 कैसे लिखा है समझ में आया? बता दूं एक बार। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है? +3, ऑक्सीजन क्या होता है? 2-। तो क्या होता है? ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर आता है, तो क्या हो जाएगा? Al2O3 प्लस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं? इस तरह से क्या होता है? कॉम्बिनेशन शेयर होता है। बात बुझाया कि नहीं? क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन नेचर। क्या होता है? ब्लैक नेचर का होता है। एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, आयरन फॉर्म आयरन ऑक्साइड। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अच्छा अब बात करते हैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब क्या समझिएगा? मेटल ऑक्साइड और बेसिक नेचर। देखिए, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है? बेसिक नेचर, मतलब कि वो उसको जब चाटिएगा, अगर जैसे जंग लगा उसको चाटिएगा तो वो तीखा नहीं होता है, कड़वा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बट अब ऐसा नहीं कि अब लोहा में जंग लगा जाके चाटने लगी है उसको, ना ना ना, लोला है क्या? ऐसा नहीं बोले, टीचर बोला देखने के लिए, चाट के देखने के लिए, ना ना ना। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे मेटल है जिसका ऑक्साइड जो कि होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जिंक के ऑक्साइड को चाट लीजिएगा भाई तो चल जाइएगा ऊपर देखने, पता लगाने, समझ गए? क्योंकि वो क्या होता है? एसिडिक भी होता है। ठीक है, तो आप हर चीज़ चाट के नहीं देख सकते हैं। अरे बुझाया? यानी कि गिलास में रखा हुआ हर चीज़ पानी नहीं होता है, कुछ और भी होते हैं जिनको अपनी पी नहीं सकते हैं। समझ गए? क्या सोच रहा है बे सर आप? लोला है क्या? एसिड, एसिड। तो क्या होता है? बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। सच मेटल आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ गए? ऐसे मेटल जो कि एसिडिक ऑक्साइड ही बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए कैसे होते हैं। Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ 6HCl टू फॉर्म 2AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, Al2O3 रिएक्ट करते हैं 2NaOH के साथ तो बनाते हैं हमारा 2NaOH विथ H2O। आप देख रहे होंगे यहाँ पे HCl क्या है? एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा। तो आप बताइए कि जब यही कंपाउंड एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, यही कंपाउंड बेस से रिएक्ट कर रहा है
तभी साल्ट प्लस वाटर हमें बना के दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो कि पानी में डूबते नहीं हैं, बट सम ऑफ द डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल भी हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं अल्कली मेटल बनाने के लिए। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O और वाटर यानी कि H2O रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हमारा 2NaOH बनाते हैं। उसी तरह से K2O और H2O रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हमारे 2KOH, जो कि क्या होता है एम्फोटेरिक, सॉरी क्या होता है, ये पानी में डूब जाता है, यानी क्या है अल्कली मेटल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। देखिए ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट सेम रेट, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। हर एक मेटल जो होता है ऑक्सीजन के टुवर्ड अलग अलग बिहेवियर शो करता है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइगरसली दैट दे कैच फायर इफ इट केप इन ओपन। अगर हम लोग सोडियम पोटेशियम को सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाल दें, अगर सिर्फ एयर में रख दें उसको, तो आग लग जाएगा भाई। इसलिए उनको कहा रखा जाता है केरोसिन का डब्बा में इमर्ज यानी डुबा के रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम इतना ज़्यादा वाइगरस मतलब बहुत भयानक तरीके से जल जाते हैं, और वो सोडियम के टुकड़ा को लेकर के पानी में फेंकें तो पानी पर वो आग लगाते हुए चले जाएंगे। इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के डब्बा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, चलिए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब ऑर्डिनरी बोले तो रूम टेम्परेचर पे, द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि मेटल जो होता है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, इन सब के ऊपर क्या होता है कि पतला सा लेयर लगा होता है ऑक्साइड का, यानी कि जंग वाला लेयर लगा होता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए कि हमारा ये मेटल है, उसके ऊपर पहले से कोई परत लगा हुआ है, यहाँ पे परत दिखा दूँ आपको दूसरे ढंग से। मान लेते हैं ये परत लगा हुआ है, ठीक है, ये परत क्या करेगा और इसको ना, और इस पर मॉइस्चर गिरेगा तो इसको और ज़्यादा जंग लगने नहीं देगा, बिकॉज एक बार जो लग गया। ठीक है, तो the protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously with sprinkled in the flame of burner. आयरन रॉड जो होता है जलता नहीं है, आग उसमें नहीं लगती है, लेकिन आयरन का बुरादा देखिए कितना जल्दी जलता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जल्दी नहीं जलता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर। लेकिन जो हॉट मेटल होता है वो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड से लेयर्ड किया हुआ रहता है। सिल्वर एंड गोल्ड डो नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो कितना भी हाई टेम्परेचर रख दिया जाए ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ गए? ये सब बात समझ गए? यानी कि अभी तक क्या समझे हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। क्या होता है? और सरफेस ऑफ मेटल क्या होता है? एक एनोडाइजिंग प्रोसेस है जिससे कि हम लोग एक थिक ऑक्साइड लेयर का बनाते हैं किसी मेटल के सरफेस पे। ठीक है, चलिए एग्जांपल तौर पे देखिए क्या है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हम एल्युमिनियम को बाहर रखते हैं खुली हवा में, उसमें क्या होता है? थिन ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। द एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। अब क्या किया, जो आपका कोटेड यानी कि जो आपका ऑक्साइड लगा हुआ उसके कारण क्या हुआ कि एल्युमिनियम जो है आगे जाके और ज़्यादा जंग उसमें नहीं लगेगा, और जाके क्या होगा, कोरोड नहीं होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। लेकिन मान लीजिए कि हमें एल्युमिनियम को और ज़्यादा बचाना है तो क्या करेंगे हम लोग? एनोडाइजिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्साइड का काफ़ी मोटा लेयर उस पर चढ़ जाता है। अब मोटा लेयर चढ़ जाएगा तो और अच्छा ना है कि उसमें और ज़्यादा उसमें कोई और ज़्यादा क्रोड नहीं होगा। पता है भारत में इतना ज़्यादा जो लोहा है इतना गल खराब हो रहा है ऑक्सीडेशन की वजह से। खराब होते होते क्या हो रहा है? जंग लगते लगते सड़ जा रहा है। कितना लोहा बर्बाद हो रहा है हर साल। ठीक है, उसको बचाने का क्या तरीका है? वही गैल्वेनाइजेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, पेंट करके। ठीक है, चलिए इसमें करना क्या होता है? ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एट द एनोड एंड यूटिलाइज विद डाइल्यूट। हम लोग क्या करते हैं? एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के एनोड पे लगाते हैं। कहाँ? एनोड पे रखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के रॉड को। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर। और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस क्या होता है? उससे क्या करता है? इवॉल्व किया छोड़ा जाता है और एनोड रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम को काफ़ी मोटा प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया जाता है। दिस लो ऑक्सीजन लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल अट्रैक्टिव फिश। अब क्या किया जाता है? जो ऑक्साइड लेयर जो हो गया उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइड करते हैं, उसको कलर करते हैं। कलर करके काफ़ी शाइनी एक फिनिश दिया जाता है। किस पे? सिल्वर पे एक शाइनी फिनिश दिया जाता है। किसको? बाद में उसको घरड़ के यानी कि रगड़ के जब हम लोग
काफ़ी उसका मोटा कोटिट कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल टेकन हेयर। आफ्टर एक्टिविटी 3.9 में बात करें तो सोडियम जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है जो कि हम लिए थे उसमें, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस वैगरस, इम्प्लीफाइंग दैट इट इज नॉट रिएक्टिव एट सोडियम। मैग्नीशियम जो है सोडियम की तरह रिएक्टिव नहीं है कि बाहर निकाले और आग लग गया, नहीं पूछे। चलिए, बट बर्निंग ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लीड। अब बताइए, सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पर नहीं बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन के जलने से अकॉर्डिंग हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी मोर रिएक्शन टू अराइव द कंक्लूजन अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलिए कुछ और बात करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब क्या होगा जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा उसके बारे में बात करें तो देखिए क्या है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल जो होगा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करेगा क्या, मेटल ऑक्साइड, और निकालेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। देखिए पहला बात समझ गए, जब हम लोग क्या कर रहे थे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या लिखा गया था बात कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कि आपसे कोई पूछे सॉरी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, क्या बोलिएगा, क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। कोई आपसे पूछे मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, वाटर के साथ तो क्या बनेगा, तब बोलिएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि OH का होल ट्वाइस बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यानी OH बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या देखिए यहाँ पे समझिएगा, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना, ठंडा पानी में काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इन केस सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर। बताइएगा, इसे पानी, ठंडा पानी है, इसमें हम लोग क्या डालें, सोडियम चाहे पोटेशियम डालें, तो ये इतना फास्ट रिएक्शन किया कि जो हाइड्रोजन गैस निकला ना वो निकलते साथ उसमें आग लग गया। इतना फास्ट रिएक्शन किया कि हाइड्रोजन गैस निकलते साथ उसमें आग लग गया। इसलिए जल्दी हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज क्या पता काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, यानी काफ़ी हीट इसमें इवॉल्व होता है। यानी हो सकता है कि आप शीशा के बर्तन में कर रहे हो, बीकर में कर रहे हो, शीशा का बीकर क्या हो जाए, फूट भी जा सकता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 2K प्लस H2O इक्वल टू KOH प्लस H2, यानी कि क्या हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस हीट यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। लेकिन हम लोग पानी में अगर कैल्शियम का रिएक्शन करवाते हैं तो काफ़ी वायलेंट, लेस वायलेंट होता है, मतलब काफ़ी कम वायलेंट होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इस कारण क्या होता है, जब हम लोग कैल्शियम को रखते हैं पानी में तो कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, बन गया, लेकिन वाटर जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसमें आग नहीं लग जाता है, ठीक है। चलिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू इट द सरफेस ऑफ मेटल। अब मान लीजिए पानी में डाले तो क्या होता है ना, कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसका जो ऑक्सीजन है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे जाकर चिपक जाता है। अब जैसे ही सरफेस पे चिपकेगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो होता है, जो हमारा क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है, ठीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। क्या है कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो मैग्नीशियम है ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है। निकालता है, सॉरी, हाइड्रोजन, ठीक है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि कैल्शियम चाहे मैग्नीशियम जो है वाटर के सरफेस पर फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना उसको सरफेस पे जाकर चिपक जाता है। अब जैसे ही कोई गैस चिपक जाए किसी के सरफेस पे तो फ्लोट नहीं करेगा पानी पर, ठीक है। तो मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। लेकिन ऐसे मेटल भी हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठंडा पानी या गर्म पानी में रखने से रिएक्ट नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि लोहा का रड डालते हैं ठंडा पानी गर्म पानी में और गल जाता। ऐसा होता है क्या, नहीं ना होता है। चलिए ठीक है, लेकिन बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लेकिन हम लोग उसको भाप दें, पानी का भाप दें तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा, ठीक है। मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठंडा पानी या गर्म पानी किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है, या फिर स्टीम से फर्क नहीं पड़ता है, किसको, लीड को, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब क्या होता है कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, हमने क्या बात की अभी तक,
हमने बात किया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, हमारा मेटल ऑक्साइड। लेकिन जब मेटल वही रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वही अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, वही देखिए चलिएगा। हम जानते हैं कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हम लोग मेटल को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या देगा, हमें साल्ट देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। मेटल डाइल्यूट एसिड तो हमें साल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। वही मैंने क्या करा था अभी तक यहाँ पे लिख के रखा था, यानी कि हाईलाइट करके रखा था। चलिए बात करते हैं क्या कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, जब मेटल जो है नाइट्रिक के साथ क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब। इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही HNO3 क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब क्या होगा कि जैसे इसको हाइड्रोजन गैस मिलेगा ऊपर के जाते हुए, इसको पकड़ेगा, बोलेगा ए भाई तू रुक, तू मेरे को रिड्यूस कर, तू अपने आप को मेरे में दे दे, तो क्या हो जाएगा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मान लीजिए कि कोई LIC एजेंट है तो अपने आप का बीमा थोड़ी ना करता है, वो आपका बीमा करेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे कि बना लेता है अपने आप को, या तो N2O बना लेगा या NO बना लेगा या NO2 बना लेगा, उस समय पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकलने देगा। कब, जब हम लोग किसी मेटल का रिएक्ट करवाएंगे HNO3 के साथ। जब भी किसी मेटल को हम लोग HNO3 के साथ ये करवाएंगे तो कभी भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द H2 गैस प्रोड्यूस इन वाटर एंड सेल्फ गेट रिड्यूस। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्यों नहीं निकलता हाइड्रोजन गैस जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब। ठीक है, चलिए। दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझिएगा। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन ऐसा देखिए बहुत सारे मेटल हैं, मतलब इतना ज़्यादा, सिर्फ 2 मेटल को छोड़ के, 1 मेटल को छोड़ के, बाकी ऐसा मेटल बहुत कम मिलते हैं 2 मेटल को छोड़ के कि हाइड्रोजन गैस निकाल ले HNO3 के साथ। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसा है, दोनों MM है, मगमन, जो क्या करता है, निकाल लेता है हाइड्रोजन गैस HNO3 के रिएक्ट करवाने, HNO3 से रिएक्ट करने के बाद भी निकाल लेता है। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। जो फास्ट होता, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, मैग्नीशियम में होता है रेट फॉर्मेशन बबल बनने का। ठीक है, द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन ईच केस। जो हमारा होता है, यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है जो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है इस केस में। ठीक है, तो रिएक्टिविटी कैसे घट रहा है, सबसे पहले मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल वाज सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। लेकिन कॉपर के केस में क्या है, कोई बबल भी नहीं बनता है और टेम्परेचर भी नहीं चेंज होता है। दिस सो डैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। यानी कि कॉपर जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। एक वर्ड आता है एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया का और जो मेन वर्ड है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना, इसका नाम है रॉयल वाटर। ठीक है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो का एक कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि HCl प्लस HNO3 का परफेक्ट मिक्सचर है, जिसमें 3 मोल HCl का है और 1 मोल क्या है, HNO3 का है। 3:1 रेशियो से बनाया गया है। इट कैन ऑल्सो डिजॉल्व गोल्ड। एक्वारेजिया एक ऐसा मेटल, ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि गोल्ड को भी डुबाया जा सकता है। गोल्ड भी इसमें खत्म हो जाते हैं भाई। ठीक है, घुल जाते हैं इसमें गोल्ड भी। इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। लेकिन इसमें से ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोल्ड को डुबा सकता है, ना ही घुला सकता है, और ना ही नाइट्रिक एसिड गोल्ड को घुला सकता है। लेकिन दोनों साथ में मिलके गोल्ड को भी घुला सकते हैं। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव। एक्वारेजिया क्या है, हाईली कोरोसिव होता है। फ्यूमिंग लिक्विड क्या होता है, फ्यूम की तरह लिक्विड आता है। फ्यूम समझ रहे हैं, फोम की तरह। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक ऐसा रिएजेंट है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी घुला सकता है। एक ऐसा हमारा क्या है, एक हमारा रिएजेंट है। अगला बताता है क्या कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। एक लास्ट टॉपिक क्या है हमारा कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ द सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। बहुत सारे ऐसे मेटल साल्ट हो जैसे कि CuSO4 हो गया, NaSO4 हो गया, इसको क्या है, मेटल साल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, MgSO4 हो गया,
Na SO4 हो गया। इससे क्या है, मेटल साल्ट है, SO4 का होता है साल्ट होता है, ठीक है। चलिए, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टेल फॉर्म। इसमें क्या समझ में आया कि इस एक्सपेरिमेंट से समझ में क्या आया कि जो हमारे रिएक्टिव मेटल होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपसे ज़्यादा हम रिएक्टिव हैं तो आपको वहाँ से हटा करके खुद उसका जगह हम ले लेंगे। ऐसा होता है कि मोल्टेन स्टेट में, यानी कि जब भीगा हुआ स्थिति रहता है, जब सॉल्यूशन में रहता है, तो रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से, और खुद के उसके कंपाउंड में घुस जाते हैं। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सभी मेटल जो है इक्वल रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। हमने अभी अभी बहुत सारे रिएक्टिविटी चेक किया है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट। लेकिन हर एक मेटल जो है तीनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल विथ वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। इसलिए हम लोग सभी मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, इसमें क्या होता था कि एक एलिमेंट आता था, दूसरे को हटा करके खुद का जगह ले लेता था। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, चलिए। इट इज सिंपल एंड ईजी इफ अ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम सोल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। अगर किसी मेटल ए ने मेटल बी को हटा दिया है किसी रिएक्शन में, तो मेटल बी जो है काफ़ी रिएक्टिव होगा, तभी तो हटा दिया है। नहीं समझे? इसमें क्या था, मेटल ए था और साल्ट था मेटल बी का, तो क्या किया, मेटल ए जो है साल्ट में आ गया और मेटल बी को खाली कर दिया यहाँ से सोल्यूशन से। तो क्या हो गया, मतलब कि क्या हुआ, मेटल ए जो है काफ़ी रिएक्टिव है मेटल बी से, तब ना उसको हटा दिया वहाँ से। तो एक लास्ट टॉपिक जो आता है आपका चैप्टर का, वो लास्ट टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लास्ट टॉपिक और चैप्टर इज रिएक्टिविटी सीरीज। वो क्या है देखिए, द रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीज एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ ए मेटल अरेंज इन दैट वे, दैट ऑर्डर, दैट डिक्रीजिंग एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें एक ऐसा लिस्ट मिला। इसका लिस्ट क्या है, लिथियम सबसे ऊपर आता है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। इसका रटने का तरीका क्या है, रटने का तरीका है लिखबा, ली क बा। ली से क्या हो गया लिथियम, क से क्या हो गया आपका के हो गया यानी कि पोटेशियम, बा यानी कि इसका क्या होता है लिख बा, फिर आता है सर एसर, फिर आता है सर का ना, ठीक है, एसर ना का, ऐसे करके क्या होता है तरीका होता है रटने का कि लिख बा सर का ना मग अल जन फब, ऐसा करके क्या होता है तरीका होता है रटने का। नहीं तो आप ऐसे रट सकते हैं, सबसे ऊपर लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आपका आयरन। ठीक है, यहाँ तो आप सीधे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तो यहीं पे आता है। ठीक है, और लीना का जब पढ़िएगा ना, लीना का होता है यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कैल्शियम, आप यहीं पे जानते हैं हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है इसका रिएक्टिविटी कितना होता है, जीरो होता है। फिर इसके बाद क्या होता है बढ़ने लगता है, सबसे ऊपर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, समझ गए? ऐसा होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सबसे रिएक्टिव कौन होता है, मोस्ट रिएक्टिव में आता है आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। डिक्रीज कैसे करता है, जिंक, आयरन, लीड, ऑक्सीजन करते करते। सबसे लिस्ट रिएक्टिव क्या होता है, गोल्ड, यानी कि जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, सिल्वर जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, मरकरी जल्दी नहीं करता है, फिर कॉपर से बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे आपके चैप्टर को होता है समाप्त। लेकिन एक दो तीन बात और है, दो तीन बात में और क्या पढ़ना है आपको, एक टॉपिक और पढ़ना है जो कि है आपका हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कि आखिर मेटल और नॉन मेटल जो है रिएक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, देखिएगा, नोबल गैसेज विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, नोबल जो गैस होते हैं उनका जो वैलेंस सेल होता है पूरा के पूरा क्या होता है, फुल होता है। ठीक है, सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, उसमें क्या होता है काफ़ी कम एक्टिविटी होता है। मान लीजिए आपके घर में जगह रहेगा तभी ना आप कूद फान कीजिएगा। ठीक है, तो जिनका जो नोबल गैस होता है, नोबल गैस क्या है, मतलब उनका जो क्या है ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो एक्टिविटी क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक्टिविटी करते हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा करते हैं। ठीक है, सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे देखिए, सोडियम का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सेल में बचा हुआ है, यानी कि यहाँ 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 होता है, एक बचा हुआ है यहाँ पे खाली जगह है। सर इस सॉरी, हाँ खाली जगह है, नहीं नहीं, 8 के बाद क्या है, एक यहाँ पे बाहर एक है। ठीक है, और इसमें क्या है, क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये एक अपना लूज कर दे और अपना एक अगर ये क्लोरीन गेन कर ले तो इसका भी 8 पुट जाएगा, इसका भी 8 पुट जाएगा बाहरी वाला सेल में। तो क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है कैल्शियम को और दोनों बना लेते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ गए? चलिए, ऐसे करके देख सकते हैं आप यहाँ पे कि
वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्सीडेट, सोडियम को है। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करना चाहेंगे, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, क्लोरीन उसको ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 70 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस कर क्या हो जाएगा, अपने आप पूरा कर पाएगा, दोनों अपना क्या करेगा, वैलेंस कंप्लीट कर पाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, ताकि क्लोरीन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके और Na और Cl बना सके, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारा जो कंपाउंड मिल जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस being oppositely charged attract each other and held by a strong electrostatic force of attraction to each other and sodium chloride form हो जाता है। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregated of oppositely charged ion। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें क्या होता है, Na प्लस, फिर Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, ऐसे घेरा हुआ रहता है, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसमें, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल होता है, सॉरी एग्रीगेटेड अपोजिट चार्ज इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए, द कंपाउंड फॉर्म इन द मैनर बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल नोन एज आयोनिक कंपाउंड। इसमें देखिए समझ में आया क्या, समझ में क्या है आपको, समझ में इतना ही आया होगा कि सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए मेटल हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नॉन मेटल हो गया, दोनों मिला के क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया जो कि क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। आयोनिक का नाम इसलिए दिया गया, आयोनिक नाम इसलिए दिया गया बिकॉज क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया आपको कार्बन कंपाउंड, उसमें क्या था, कार्बन जो है क्लोरीन से क्या होता है, ऐसे अटैच हो रहा था, हाइड्रोजन से ऐसे अटैच हो रहा था, ठीक है, एक एक करके अटैच हो रहा था, तो क्या कर रहा था, साथ में क्या होता है, ये पूरा बॉन्ड बना रहा था, इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी क्या होता है, ये होता है शेयरिंग से बनता है, और ट्रांसफर से कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पढ़ना है, लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आखिर आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ऊपर के आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है आयोनिक कंपाउंड का, कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड काफी हार्ड भी होता है। ठीक है, चलिए, दिस कंपाउंड है जनरली ब्रिटल, ये कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होते हैं, बहुत ब्रिटल, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा टूट सकते हैं। नमक दिख रहे हैं, मान लीजिए नमक का ढेला है, उसको मारिएगा फूट जाएगा। ठीक है, एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर अप्लाई, अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो काफी इनका पाउडर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। तो एनी कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नमक का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, काफी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयोनिक इंटरेक्शन। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उनको उनको जो है उनको मेल्ट करना और बॉयल करने में इतना दिक्कत क्यों होता है, बिकॉज वो क्या हुआ है, वो दोनों में क्या है, इंटर आयोनिक एक्सट्रैक्शन लगा हुआ है, यानी कि प्लस माइनस का अट्रैक्शन काफी तेज है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी क्या है, कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। इलेक्ट्रोवायलेंट बोले तो क्या होता है, इसमें कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ कंपाउंड क्या है, जनरली जो होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट इनसॉल्युबल होते हैं कहाँ पे, केरोसिन में, पेट्रोल में। केरोसिन और पेट्रोल में जल्दी ये सॉल्व घुलेंगे नहीं। ठीक है, चौथा और लास्ट बात क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, भाई बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना हुआ है, इसमें ये वाला मेटल जो है, एक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना हुआ है, तो क्या ये करंट को कैरी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल और सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंसिस्ट आयन which move on the opposite electrode when electricity is passed through the solution। यानी कि आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट conduct electricity because movement of ion in the solid state is not possible। देखिए नमक जो है ना, जब तक नमक सूखा हुआ है वो करंट को अपने थ्रू से पास नहीं होने देगा, लेकिन वही नमक जो है मोल्टन यानी कि भीगा हुई स्थिति में रहे तो वो क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कसमें मोल्टन या लिक्विड स्टेट में। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सॉलिड में क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, लेकिन वही मोल्टन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जब भी जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट फ्लो करता है। इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया खत्म, और यहीं तक वो पढ़ना है।
अगला टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल, जो कि आपको इस बार पढ़ना ही नहीं है, इसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर में क्या क्या था, पहला बात हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा बात क्या पढ़ा कि मेटल आर लस्टरियस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। फिर हमने क्या पढ़ा कि मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। अगला बात क्या पढ़ा कि मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। दिस ऑक्साइड नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूटेड एसिड। बहुत सारे मेटल का अलग अलग प्रॉपर्टी भी है। अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नोन एज एक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल अबव हाइड्रोजन इज एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितना ही मेटल थे एक्टिविटी सीरीज में, वो सभी एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल के फेंक सकते हैं बाहर। ठीक है, अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। बढ़े अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मेटल अकर इन नेचर इन अ फ्री एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फ्री एलिमेंट होते हैं जो कि नेचर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर दे आर रिफाइनिंग, ये तो हम लोग पढ़ना ही नहीं है, मेटलर्जी वगैरह पढ़ना ही नहीं है, हो गया, इसके बाद खत्म हो जाए यहीं पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आप क्या करिए, क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, और इसका अच्छा खासा नोट्स चाहिए आपको, अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स चाहिए, अच्छा खासा समरी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और सभी जो इक्वेशंस हैं सबको, सभी रिएक्शन को एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए, और वो जो रिएक्टिविटी सीरीज था उसको रटने का तरीका वो मिलना चाहिए आपको, उसका सब कुछ अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो अगर मान लीजिए उसका निमोनिक्स चाहिए, निमोनिक्स क्या होता है, रटने का तरीका जो होता है, बोलते हैं न्यूज़ को बोलते हैं निमोनिक्स, ऐसा वर्ड चाहिए तो आप हमारा जो है स्टडी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो आज का जो सिलसिला है यहीं पे किया था समाप्त, और ये लिखना शायद इसका स्लाइड लगाना भूल गया था, तो ये आज मेरी तरफ से क्या है कि थैंक यू सो मच फॉर व्हाट, फॉर वॉचिंग। एंड आप लोग अगर चाहें तो उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो। इधर अपना बहुत महत्वपूर्ण कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इसमें गड़बड़ी लगी, क्या आपको चाहिए एक्स्ट्रा, आप मांग सकते हैं मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, इसमें बात करेंगे या तो पीरियोडिक टेबल, या तो हेरिडिटी, या फिर सर्कल। जो होगा आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी और हम लोग इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि छठ पूजा से पहले हम लोग खत्म करना है क्या क्या, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन, लाइट, ह्यूमन आई, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस एंड साल्टेट। ठीक है, उससे पहले हम लोग खत्म क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कार्बोनेट्स कंपाउंड और इन्वायरमेंट, मेटल नॉन मेटल। यानी टोटल कितना हो गया, 6 4 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और करना हमें 20 है, तो 10 हो चुका है, 10 और करने हैं, 10 हम लोग निपटा देंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द इसको निपटा करके छठ पूजा हम लोग मनाएंगे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर नवंबर वी विल डील विथ एसएसटी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को करना पड़ रहा है समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हम लोग जल्द इसी तरह से 100 सीरीज लेकर आते रहेंगे। उसके अलावा 2 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका जो हमने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, लाइट, ह्यूमन आई, जिसका जो है चैनल पे काफ़ी डिटेल में प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, और इतना डिटेल नहीं है कि आपको 12 घंटा लग जाएगा, मैक्सिमम आप 2 घंटा में पर चैप्टर निपटा सकते हैं। और आप चाहें तो ड्यूरिंग दिवाली एंड छठ पूजा वैकेशन आप चाहें तो 4 4 घंटा 2 2 घंटा का वीडियो देख करके ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्टेज, मेटल नॉन मेटल, आवर एनवायरनमेंट, कार्बन कंपाउंड, एज वेल एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। 2 2 घंटा 5 दिन 7 दिन समय दे दीजिएगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, एंड यू एबल टू हमारे साथ हमारे स्पीड पे आ सकते हैं। जितना मैंने खत्म कर चुका है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 घंटा में कवर कर सकते हैं। 20 घंटा बोले तो 10 दिन में 2 2 घंटा, 5 दिन में 4 4 घंटा, यानी कि 5 दिन का छुट्टी मिलता है, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, ऐसे करके आप सभी चैप्टर जितना अभी तक मैंने पढ़ा चुका है उसको आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, यानी वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा बस करना ही इतना है कि समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो सकता है आप हमारे स्टडी मटेरियल को बोरो करिए, उससे क्या हो जाए, काफ़ी बेनिफिशियल मिलेगा कि आपको। जैसे कि मेन दिक्कत बच्चों के साथ होता है ना कि उनको समझ नहीं आता है क्या करें, वो ना अभी क्या करते हैं, आरडी शर्मा बनाने बैठते हैं भाई। अब आरडी शर्मा में इतना सारा एग्जाम्पल है कि एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है उससे। एग्जाम में जब भी आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, या फिर कुछ कुछ एक वेरिएबल क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल आते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएंगे जो कि मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, 3 साल से 4 साल से क्वेश्चन देखते आ रहा हूँ।
तो मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसको इस तरह से अरेंज किया है ताकि आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन ही बदल सकता है, तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, बस करना इतना ही है कि जस्ट यू हैव टू पे ऑफ 500 रुपी ओनली फॉर फॉर माई फुल सपोर्ट, ठीक है। लेकिन ये 500 रुपये जो है जल्द जल्द यानी नवंबर के लास्ट 15 नवंबर के बाद यानी कि आफ्टर दीपावली एंड छठ यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। जिसके बाद आपको पे करने होंगे 1000 रुपये, बिकॉज जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाएगा आपका प्राइस घटने नहीं वाला है, बढ़ने वाला है, बिकॉज उसमें तरीका और बढ़ जाएगा। जो अभी ले लेंगे 15 नवंबर से पहले उनको मात्र 500 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाली है, प्राइस इसलिए बढ़ने वाली है बिकॉज उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, उसमें सब कुछ आपको एक्स्ट्रा तरह से करवाया जाएगा। बच्चे का टेंशन बढ़ता है तो वीडियोज़ भी बढ़ानी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी उनके तरीके से बनाया जाता है, और जो सीक्वेंस है जो बच्चे ले रहे हैं हमारे स्टडी मटेरियल उनके तरह से सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था सबको, जो स्टडी मटेरियल बोरो किए वो सबसे पहले मैंने पढ़ा था रियल नंबर, इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाया था रियल नंबर। सो बातें बहुत हो गई, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।